हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा IAS में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, RO, BEO के साथ साथ अन्य सभी एकदोषी परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर प्रारंभिक परीक्षा के संपूर्ण GS के पाठ्यक्रम का अध्ययन कराएंगे। आइए इसी क्रम में आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत बायोलॉजी विषय से करते हैं, जिसमें मेरा पहला टॉपिक होगा विटामिन। इस टॉपिक से स्पेशली IAS, PCS, RO या अन्य वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें कम से कम 4 से 5 प्रश्न औसतन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का परीक्षा के दृष्टि से। तो आइए हम देखते हैं विटामिन क्या है। विटामिन को समझने से पहले हम पोषण को समझते हैं, क्योंकि विटामिन पोषण का ही एक भाग है। पोषण क्या है? जीवों के वृद्धि, विकास, मरम्मत तथा अन्य सभी जैविक क्रियाएं जो उसके शरीर में होती हैं, जैसे डाइजेशन हुआ, श्वसन हुआ, रक्त परिसंचरण हुआ या उपापचय हुआ, इन सभी क्रियाओं के संचालन के लिए मनुष्य या जीव कुछ न कुछ पोषक तत्वों को भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है। उन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। नोट करिए। जीवों के वृद्धि, विकास, मरम्मत, अंग्रेजी में कहते हैं मेंटेनेंस। जीवों के वृद्धि, विकास, मरम्मत तथा अन्य सभी जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। तो जीवों के वृद्धि, विकास, मरम्मत तथा अन्य सभी जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। और इन सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति उसे भोजन से होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ कहा जा रहा है पोषक तत्वों को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना नहीं, बल्कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना। अर्थात जो हमारे भोजन में पोषक तत्व निहित होते हैं उनको ग्रहण करना। अर्थात हम भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात पाचन की क्रिया होती है। पाचन क्रिया
उस पाचन क्रिया के पश्चात जो है, जो हमारे भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व निहित होते हैं वे सब रिलीज होते हैं। पाचन क्रिया के पश्चात पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो यहाँ भोजन को ग्रहण करने से मतलब पोषक तत्वों को ग्रहण करने से तात्पर्य भोजन मात्र को ग्रहण करना नहीं है, बल्कि भोजन को ग्रहण करने के पश्चात जो पाचन क्रिया होती है और उससे जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उनका अवशोषण होता है। उन पोषक तत्वों का छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया होती है। अवशोषण एब्जॉर्ब करते हैं, वही अवशोषण की क्रिया ही पोषक तत्वों का ग्रहण करना है। और उन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अर्थात जब हमारे भोजन से पाचन की क्रिया के पश्चात पोषक तत्व रिलीज होते हैं और उनका अवशोषण होता है और मतलब कोशिकाओं तक, अन्य सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं ब्लड के माध्यम से, तब कहा जाता है कि पोषण हुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिलहाल इसकी आवश्यकता यहाँ पर आपको बस समझाने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई। अब हम ये देखते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं जिनको पोषण के लिए मनुष्य भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करता है। तो ये मुख्यतः 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन में। 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फैट्स, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है जल और छठवां है खनिज। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज, इन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। तो विटामिन में एक बिंदु हमको प्राप्त हुआ कि विटामिन क्या है, कि यह एक पोषक तत्व है। एक बिंदु हमको प्राप्त हो गया। अब हम इन सभी पोषक तत्वों का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण 2 आधारों पर होता है इनका। पहला है बनावट या संरचना की दृष्टि से, और दूसरा है कार्यात्मक उपयोगिता की दृष्टि से। बनावट या संरचना की दृष्टि से और कार्यात्मक उपयोगिता की दृष्टि से इन 2 आधारों पर इन पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। बनावट या संरचना की दृष्टि से पहले हम ध्यान देंगे। तो बनावट या संरचना की दृष्टि से ये पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बनिक पोषक तत्व, और दूसरा है अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन
एवं विटामिन को शामिल करते हैं। और अकार्बनिक पोषक तत्वों में जल एवं खनिज को शामिल करते हैं। तो कार्बनिक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल एवं खनिज आते हैं, जबकि अकार्बनिक पोषक तत्वों में जल और खनिज। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, अकार्बनिक में जल और खनिज। दूसरा बिंदु हमको प्राप्त हुआ कि विटामिन एक कार्बनिक पोषक तत्व है। इस वर्गीकरण से प्रश्न भी उठते हैं, पूछा जाता है कि कौन कार्बनिक श्रेणी का है, कौन अकार्बनिक श्रेणी का है। तो विटामिन कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कार्यात्मक उपयोगिता की दृष्टि से इसका वर्गीकरण करेंगे। दूसरा वर्गीकरण का आधार होगा कार्यात्मक उपयोगिता, अर्थात इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में क्या कार्य है या क्या उपयोग है। इस दृष्टि से सभी पोषक तत्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ऊर्जा उत्पादक। दूसरा है वृद्धि एवं मरम्मत कारक। और तीसरा है उपापचय, अंग्रेजी में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रिया का संचालक एवं नियंत्रक। ऊर्जा उत्पादक, वृद्धि एवं मरम्मत कारक, उपापचय क्रिया का संचालक एवं नियंत्रक। ऊर्जा उत्पादक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, फैट को रखते हैं। अर्थात हमारे शरीर के समस्त आंतरिक या बाह्य क्रियाओं, आंतरिक क्रिया में डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, परिसंचरण, श्वसन आदि आते हैं, जबकि बाह्य क्रिया में जो भी फिजिकल वर्क हम करते हैं उन सभी क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हमें वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से होती है। दूसरा है वृद्धि एवं मरम्मत कारक के अंतर्गत हम प्रोटीन को रखते हैं। तो जो भी हमारे शरीर में शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास ये वृद्धि के अंतर्गत आया। मरम्मत कारक के अंतर्गत क्या होता है कि हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं कट जाता है, आंतरिक चोटें आती हैं, तो हमारी शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो डेड हो जाती हैं, या कुछ कोशिकाएं जो पुरानी हो जाती हैं कार्य करते करते वो भी डेड हो जाती हैं। तो उन डेड हुई कोशिकाओं के स्थान पे हमें नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। यदि नई कोशिकाओं का निर्माण ना हो तो जहाँ कट जाएगा वो कभी घाव भरेगा ही नहीं। तो उन नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं एवं ऊतकों, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टिश्यू का निर्माण, यह कार्य जो है प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन नई कोशिकाओं एवं ऊतकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसका कार्य वृद्धि एवं मरम्मत कारक में हुआ। उपापचय क्रिया के नियंत्रक के अंतर्गत हम विटामिन, जल एवं खनिज
विटामिन, जल एवं खनिज को रखते हैं। अर्थात जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है वह विटामिन, जल एवं खनिजों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। अब इस ग्राफ को देखने से एक तथ्य हमको और प्राप्त हुआ विटामिन के कार्य, कि विटामिन का कार्य क्या है? उपापचय क्रिया का संचालन एवं नियंत्रण। तो ये 3 तथ्य हमको विटामिन से प्राप्त हुए कि विटामिन क्या है, तो पोषक तत्व है, कार्बनिक पोषक तत्व है, और इसका कार्य क्या है? उपापचय क्रिया का संचालन एवं नियंत्रण। एक बिंदु और स्पष्ट कर दें यहीं आपको कि अगर आ जाए कि 1 गिलास जल पीने से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है, या 1 ग्राम विटामिन के सेवन से या खनिज के सेवन से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है, तो उसका उत्तर होगा 0 कैलोरी। एक बार प्रश्न ये प्रीवियस ईयर में बन चुका है कि 1 गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है, तो वहाँ उत्तर था 0 कैलोरी। तो इस चार्ट को देखने के बाद आप कभी गलत नहीं करेंगे ऐसे प्रश्न। तो वहाँ जल ही नहीं बल्कि विटामिन, जल और खनिज, ये तीनों जो है हमको 0 कैलोरी ऊर्जा देते हैं, क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन का कार्य केवल कार्बोहाइड्रेट और वसा का है। हमें जो भी शरीर में शारीरिक क्रिया के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति केवल कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से होती है। तो जल, खनिज और विटामिन में 0 कैलोरी ऊर्जा निहित है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं, इस चार्ट से भी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊर्जा उत्पादन का कार्य केवल कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का है, जबकि विटामिन, जल और खनिज का कार्य उपापचय क्रिया का नियंत्रण और संचालन करना है। अब आइए हम अपने मूल टॉपिक पर ध्यान देंगे, विटामिन पर। यद्यपि पोषण से अभी बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं जिनको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे पोषण पर, तो वहाँ आपको स्पष्ट करेंगे। यहाँ मेरा उद्देश्य केवल विटामिन के संबंध में यह बताना था कि विटामिन क्या है और उसका कार्य क्या है, वो आप स्पष्ट रूप से समझ सकें, जिससे और चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे आपको रटने की आवश्यकता न पड़े। तो आइए विटामिन का हम अध्ययन पहले तो ये देख लेते हैं कि विटामिन के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। तो विटामिन के अंतर्गत हम पहला बिंदु देखेंगे कि विटामिन क्या है। दूसरा बिंदु देखेंगे इसके कार्य। तीसरा बिंदु देखेंगे कि इसके खोजकर्ता कौन है। चौथा बिंदु हम देखेंगे कि इसका निर्माता कौन है। अगला बिंदु हम देखेंगे कि इसके प्रकार। अगला बिंदु रासायनिक नाम। अगला बिंदु कमी से होने वाले रोग। अगला बिंदु विटामिन के स्रोत एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट्स। तो विटामिन का अध्ययन हम इतने बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे जहाँ से प्रश्न उठते हैं। क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसके खोजकर्ता कौन है, उसका निर्माण कहाँ होता है, उसके प्रकार कितने हैं, रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन के स्रोत क्या हैं, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत हम कुछ परीक्षापयोगी फैक्ट्स पे ध्यान देंगे। तो ये जो
पहला दो बिंदु है कि विटामिन क्या है और उसके कार्य क्या हैं, उसे आपने अभी पोषण के अंतर्गत ही समझ लिया कि विटामिन एक पोषक तत्व है जो कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व है और उसका कार्य उपापचय क्रिया का संचालन एवं नियंत्रण करना है। अब आइए इसके हम अगले बिंदु पर ध्यान देंगे कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है। विटामिन के खोजकर्ता एक वैज्ञानिक थे लोनिन। वैज्ञानिक लोनिन ने ही विटामिन की खोज किया था, लेकिन लोनिन ने एक पोषक तत्व के रूप में विटामिन की खोज तो किया, लेकिन उन्होंने इसे विटामिन का नाम नहीं दिया। इसके नामकरणकर्ता यह है वैज्ञानिक फंक। एक वैज्ञानिक थे फंक, जिन्होंने सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया। तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वैज्ञानिक फंक ने। या विटामिन के नामकरण करता कौन है? वैज्ञानिक फंक। दूसरा यहीं पर आप जान लीजिए कि फंक ने चावल के छीलन या पॉलिश, चावल के छीलन या पॉलिश से विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, की खोज किया। तीसरा यहीं पर आप जानिए विटामिन मत या थियरी के प्रतिपादक वैज्ञानिक फंक एवं हॉपकिंस हैं। तो विटामिन के खोजकर्ता, अगर प्रश्न आ रहा है विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो एक वैज्ञानिक थे लोनिन। लेकिन लोनिन ने जब विटामिन का खोज किया तो उसे कोई नाम नहीं दिया, वो एक पोषक तत्व के रूप में विटामिन की खोज किए। तो विटामिन के नामकरणकर्ता वैज्ञानिक फंक हैं, जिन्होंने चावल के छीलन या पॉलिश पे जब वो शोध कर रहे थे तो उसी समय विटामिन B1 की खोज उन्होंने किया। तो अगर स्पेशली आ जाए विटामिन B1 के खोजकर्ता कौन है, तो उसका उत्तर हो जाएगा फंक। विटामिन B1 के खोजकर्ता, विटामिन के खोजकर्ता और B1 के खोजकर्ता दोनों अलग प्रश्न हो जाएंगे। विटामिन के खोजकर्ता लोनिन और विटामिन B1 के खोजकर्ता फंक। अब यहाँ पर एक प्रश्न ध्यान दीजिए कि कहा जाता है कि चावल के छीलन या पॉलिश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 पाया जाता है।
क्योंकि जब फंक ने विटामिन B1 की खोज चावल के छीलन या पॉलिश से किया, इसका तात्पर्य है कि चावल के छीलन या पॉलिश में विटामिन B1 उपस्थित था। भाई वो उपस्थित है इसीलिए तो उसमें मिला वो। दूसरा प्रश्न कि चावल को धुलने से कौन सा विटामिन बह जाता है? उसका उत्तर भी B1 होगा। चावल को धुलने से विटामिन B1 बह जाता है, इसीलिए चावल को अधिक बार न धुलने की सलाह दी जाती है कि बहुत ज़्यादा चावल को नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि उससे विटामिन B1 बह जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जानते हैं कि फंक ने चावल के छीलन से ही विटामिन B1 की खोज किया, तो स्पष्ट है कि B1 उसमें निहित है, इसलिए इसमें पॉलिश में B1 निहित है और चावल को धुलने से B1 बह जाता है। एक प्रश्न की अगर आ जाए कि फंक ने किस कारक से विटामिन B1 की खोज किया, तो चावल के छीलन या पॉलिश से। अगला बिंदु है कि वैज्ञानिक हॉपकिंस, जिन्होंने फंक के साथ मिलकर विटामिन मत दिया था, हॉपकिंस ने विटामिन को पूरक या सहायक आहार कहा है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि हॉपकिंस ने किसे पूरक या सहायक आहार कहा है, तो विटामिन को। और विटामिन को किसने पूरक या सहायक आहार कहा है? तो हॉपकिंस ने। हालांकि एक बार एक प्रश्न बन चुका है कि किसे सहायक आहार कहा जाता है, वहाँ उत्तर था विटामिन। अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि इस विटामिन को पूरक या सहायक आहार क्यों कहा जाता है। जब हम विटामिन के कार्य पर ध्यान देंगे तो विटामिन का कार्य क्या है? उपापचय या मेटाबॉलिज्म क्रिया का संचालन। उपापचय क्रिया का संचालन ये विटामिन का कार्य है। अगर हमारी उपापचय क्रिया त्रुटिपूर्ण हो जाए, अगर ये त्रुटिपूर्ण या प्रभावित हो जाए, इफेक्टेड हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये त्रुटिपूर्ण हुआ तो पाचन की क्रिया भी त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। पाचन क्रिया भी प्रभावित होगी। और अगर पाचन की क्रिया प्रभावित हुई तो हमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, इन दोनों की पूर्ति नहीं होगी। इन दोनों की पूर्ति नहीं होगी क्योंकि इसकी पूर्ति हमें जब हम खाना खाते हैं तो पाचन की क्रिया के पश्चात ही तो रिलीज होते हैं। तो अगर ये क्रिया प्रभावित हुआ, उपापचय क्रिया, तो पाचन की क्रिया भी प्रभावित होगा। पाचन की क्रिया प्रभावित होगा तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की पूर्ति नहीं होती। तो इसीलिए जब हम बीमार होते हैं, वीकनेस महसूस होता है, तो डॉक्टर जो है जितने भी दवाइयाँ देते हैं जो है उसके साथ साथ विटामिन की गोली लिख देते हैं। तो विटामिन की गोली खाने से क्या होता है कि ये उपापचय क्रिया जो है, उपापचय क्रिया सुचारू ढंग से संचालित होने लगती है। जब उपापचय क्रिया
सुचारू ढंग से संचालित होगा तो पाचन की क्रिया भी सुचारू ढंग से संचालित होने लगेगा। पाचन की क्रिया के संचालन से कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के रूप में हमको एनर्जी की प्राप्ति होगी और हम पुनः जो एक्टिव हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको पूरक या सहायक आहार कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन तो नहीं करता लेकिन ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। सहायक कैसे है कि यह पाचन की क्रिया को संचालित करने लगता है, उपापचय क्रिया को संचालित करेगा, उपापचय क्रिया से पाचन क्रिया संचालित होने लगेगा और हमको कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की प्राप्ति होगी। तो ऊर्जा उत्पादक न होते हुए भी ऊर्जा उत्पादन में सहायक है, इसीलिए इसे पूरक या सहायक आहार कहा जाता है। तो यहाँ 2 तथ्य आप नोट कर लीजिए जो कथन में कभी भी प्रश्न बन सकते हैं। पहला कथन कि विटामिन ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता। अभी आपने पीछे स्पष्ट देखा पोषण को पढ़ते समय कि ऊर्जा उत्पादन का कार्य कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का है, और दूसरा कि विटामिन ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। ये दोनों कथन अपने आप में सत्य हैं कि ऊर्जा का उत्पादन तो नहीं करता लेकिन ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। अगर ये मेटाबॉलिज्म क्रिया को संचालित करने लगेगा तो डाइजेशन सिस्टम जो है सही हो जाएगा और डाइजेशन सिस्टम के सही होने से कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन न करते हुए भी ऊर्जा उत्पादन में सहायक है, इसीलिए इसे पूरक या सहायक आहार कहा जाता है। ये दोनों कथन आ सकते हैं। अब आइए हम विटामिन के अगले बिंदु पर ध्यान देंगे। कि इसका निर्माण कहाँ होता है। अभी हमने पोषण के दौरान पढ़ा कि मनुष्य अपने सभी पोषक तत्वों की पूर्ति भोजन से करता है। इसका मतलब कि जीव जो है विटामिन की पूर्ति बाह्य स्रोत या भोजन से करता है। मतलब विटामिन के लिए बाह्य स्रोत या भोजन पे ही डिपेंड रहता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि विटामिन का संश्लेषण या निर्माण, पौधे करते हैं। या इसी को दूसरे रूप में लिखा जा सकता है कि मानव शरीर विटामिन का संश्लेषण या निर्माण नहीं करता। यही कारण है कि मनुष्य को अपने सभी जितनी भी उसकी आवश्यकता है विटामिन की, उसकी पूर्ति के लिए वह भोजन या बाह्य स्रोत पे निर्भर रहता है।
क्योंकि विटामिन का संश्लेषण या निर्माण पौधे करते हैं, मानव शरीर विटामिन का संश्लेषण या निर्माण नहीं करता। अब यहाँ एक अपवाद है, उसको ध्यान दीजिएगा, एक अपवाद पे ध्यान दीजिएगा। ये अपवाद है। अभी हमने कहा कि मानव शरीर विटामिन का संश्लेषण या निर्माण नहीं करता, तो अपवाद है कि वे कौन से विटामिन हैं जिनका संश्लेषण या निर्माण मानव शरीर में होता है। भाई यहाँ पर हमने कहा कि मानव शरीर विटामिन का संश्लेषण नहीं करता क्योंकि उसका संश्लेषण पौधे करते हैं, और यहाँ यह कह रहे हैं कि वे कौन से विटामिन है जिनका संश्लेषण निर्माण मानव शरीर में होता है। तो यह अपवाद है। ये जान लीजिए कि 3 विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। ये 3 विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, ए, डी और के। ए का संश्लेषण यकृत या लीवर में होता है। डी का संश्लेषण त्वचा में सूर्य की रोशनी में होता है। और के का संश्लेषण हमारे आंत, अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टेटाइन, आंत के जीवाणु के द्वारा होता है। ए, डी और के, ये 3 विटामिन अपवादिक रूप से हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। ए का संश्लेषण यकृत या लीवर में होता है, डी का संश्लेषण त्वचा में सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में होता है, और के का संश्लेषण आंत के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। प्रश्न में अगर आ जाए कि ए का संश्लेषण कौन करता है तो यकृत, डी का संश्लेषण मानव शरीर के किस अंग में होता है तो त्वचा में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की रोशनी की, और के का संश्लेषण कौन करता है तो आंत के जीवाणु करते हैं, या के का संश्लेषण किस अंग में होता है तो आंत में होता है। ये तो हो गया इसका अपवाद कि मानव शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता।